वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद खुशबू एंड आई एम योर फ्रेंड खुशबू शर्मा। सो गाइस, जैसा कि हमारे ऑल एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए सीरीज़ चल रही है, तो मैंने आपको टाइम टेबल बता रखा है कि मैं 2 दिन आपको सीडीपी के प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी, 2 दिन हिंदी, 2 दिन आपको जीएस कराऊंगी, जिसमें मेरे हिस्ट्री के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। सो गाइस, आज थोड़ा सा टाइम कम था, इसलिए मैं आज हिंदी का कुछ नहीं प्रिपेयर कर पाई हूँ, तो मैं आज आपको साइकोलॉजी ही करा रही हूँ। साइकोलॉजी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। 15 क्वेश्चन है आज, क्योंकि पिछली बार 30 क्वेश्चन कराए थे और उसमें थोड़ा ख़राब हो गई थी वो मेरे पीडीएफ, तो इसलिए आज मैं आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अगर आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, सबके लिए बेनिफिशियल है। ऐसा कोई टारगेट नहीं कर रखा है हमने सीटेट को। सीटेट हो, एसटेट हो, पीएसटेट हो, यूपी टेट हो, सबके लिए बेनिफिट हैं ये के लिए इक्वली बेनिफिट हैं ये सारे एग्ज़ामों के लिए, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट आपको पता है कि सभी में पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यता, ये सभी कौन से होंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र? बताइए। विच इज़ द राइट आंसर? एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज, क्या होता है? जेंडर डिफरेंस, बॉडी स्ट्रक्चर, मेंटल एबिलिटी, या ऑल ऑफ दीज। इंग्लिश वालों के लिए मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, तो प्लीज़ सभी के लिए बेनिफिशियल है, चाहे हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम वाले हों, सभी देख सकते हैं इसको। बताइए, क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ जो इंग्लिश वाले हैं वो अपनी हिंदी में अच्छी पकड़ और बनाएं, और जो हिंदी वाले हैं वो अपनी इंग्लिश में पकड़ अपनी और अच्छी बनाएं। ओके, चलिए, तो इस द राइट आंसर इज़ ये सभी। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, ये सभी आएगा। ठीक है, और ये किसका विचार था आपको पता होगा? स्किनर का विचार था कि विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व के ऐसे पहलू सम्मिलित किए जा सकें जिनका मापन हो सके। इन पहलुओं में लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं आदि प्रमुख हैं। ठीक है, स्किनर के अनुसार था व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ये जो क्षेत्र बताया गया है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है? कभी कभार हंसी का शोर, पूर्ण रूप से शांति, शिक्षक छात्र वार्ता, या विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज में वार्तालाप। क्या होगा एक सजीव कक्षा में? बताइए, क्या होना चाहिए? इन अ लाइवली क्लासरूम सिचुएशन इज लाइकली टू बी ओकेजनल रोर्स ऑफ लाफ्टर, कंप्लीट साइलेंस, फ्रीक्वेंट टीचर स्टूडेंट डायलॉग, या लाउड डिस्कशन अमंग स्टूडेंट। क्या होना चाहिए? सो मुझे लगता है आप सबको इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, तो द राइट आंसर इज शिक्षक छात्र वार्ता। सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सामाजिक नियमों व कानून के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है? समाज के विरुद्ध और कानून के विरुद्ध व्यवहार करने वाला पिछला बालक, मंदबुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक, या बाल अपराधी क्या कहलाएगा? सामाजिक नियमों और कानूनों के विरुद्ध कार्य करने वाला। अ चाइल्ड हु बिहेव अगेंस्ट द सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड बैकवर्ड चाइल्ड, डल चाइल्ड, इडियट चाइल्ड, या डेलिंक्वेंट चाइल्ड। सो द राइट आंसर इज डी, बाल अपराधी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए, किस तरीके से कार्य करना चाहिए? प्रगतिशील भूमिका में, प्रभुत्ववादी भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में, या प्रभावशाली भूमिका में? देखिए, जो भी हम, जैसे आप भी प्रैक्टिस सेट्स ले रखे होंगे, आप सबने भी, मैंने भी काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रखे हैं, बट मैंने काफ़ी जगह देखा है कि क्वेश्चंस तो हमें मिल जाते हैं बट राइट आंसर नहीं मिलते हैं। तो प्लीज़ किसी भी बुक पे, अगर आप कहीं भी किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, तो आँख मूंद कर किसी पे भी भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत ही अलग अलग तरीके के, मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलग अलग सेट्स मैंने ले रखे हैं, बहुत सारे हैं मेरे पास परचेज किए हुए। तो मैंने देखा है कि कहीं इसका राइट आंसर प्रभुत्ववादी भूमिका दे रखा है और कहीं दे रखा है प्रगतिशील भूमिका। तो इसलिए कहीं भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मिल जाएंगे, पर राइट आंसर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि कई जगह पर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आपको मिलेंगी, क्योंकि हर कोई बिल्कुल राइट आंसर आपको प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो इसलिए खुद भी सर्च करने की और चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करें। जितना आप रिलेट करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें,
और आप अच्छे से जान पाएंगे कि किसमें क्या चीज़ राइट आनी चाहिए। तो जब मैंने ये क्वेश्चन लिया तो मैंने ये देखा कि अरिहंत की बुक में अलग आंसर दिया हुआ था और एक और मेरे पास एक अलग और प्रीवियस सेट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो उस वाली बुक में कुछ और आंसर दिया हुआ था। तो मैं इसमें वो हो गई, कंफ्यूज हो गई कि क्या इसमें राइट आंसर आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से राइट आंसर जो है इसका, जो मुझे लगता है और होना भी राइट आंसर यही होगा, प्रगतिशील भूमिका में होना चाहिए। एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रगतिशील भूमिका में, प्रोग्रेसिव में, है ना। तो मेरे हिसाब से यही राइट आंसर है और यही राइट आंसर होना चाहिए। इसलिए आंख मीच कर किसी भी बुक पे भरोसा ना करें, अपना दिमाग भी चलाएं, ठीक है। द टीचर इज इन क्लासरूम शुड एक्ट वो एज प्रोग्रेसिव रोल, अथॉरिटेरियन रोल, इन्फ्लुएंशियल एंड डेमोक्रेटिक। देखिए डेमोक्रेटिक नहीं आ सकता कहीं भी, क्योंकि डेमोक्रेटिक आंसर दे रखा था उसमें, तो डेमोक्रेटिक रूल उसमें नहीं आ सकता, प्रगतिशील आएगा, प्रोग्रेसिव में आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए। देन फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक व राजनीतिक चेतना, व्यवहार परिवर्तन या स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। क्या होगा? अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ लर्निंग इज पर्सनल एडजस्टमेंट, सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, प्रिपेयरिंग वन सेल्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो बताइए अधिगम का सबसे उपयुक्त लर्निंग किस लिए की जाती है। अब देखिए मैं आपको कई बार बताती हूँ कि जो सीटेट है वो पेडागोजी बेस है, और पेडागोजी बेस भी ऐसा कि हम हर चीज़ को अपने पे अप्लाई करें। अगर क्वेश्चन हम अपने पे अप्लाई करके आंसर देते हैं तो हमारे आंसर रॉन्ग नहीं होंगे। और जो CDP है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, वो ऐसी ही है, हम या तो खुद को बच्चा समझ के आंसर दें या खुद को टीचर समझ के आंसर दें, दो ही प्रोसेस में हम आंसर दे सकते हैं। तो अब जब इसमें अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य पूछा है तो हम देखिए जो भी चीज़ होती है ना वो अपने ऊपर महसूस करके देखे कीजिए, क्वेश्चंस को अपने से रिलेट करना ज़रूर सीखें। जब तक आप अपने आप से रिलेट नहीं कर पाएंगे तो आपको क्वेश्चंस देने में आसानी नहीं होगी, आपको क्वेश्चन हार्ड लगेगा, ठीक है। तो जैसे अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य पूछ रहे हैं तो लर्निंग, तो सबसे उपयुक्त कार्य आपको क्या लगता है? व्यक्तिगत समायोजन होना चाहिए, सामाजिक व राजनीतिक चेतना होना चाहिए, या व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, या स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। देखो स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना हमारा प्रोसेस नहीं है, ठीक है, तो ये तो हमारा वैसे ही गलत हो जाता है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैं उसमें बोल रही हूँ कि आपको इन और आउट करना आना चाहिए, आपको क्रॉस करना आना चाहिए, क्वेश्चंस को हटाना आना चाहिए। कई बार हम क्वेश्चंस को हमें आंसर नहीं पता है, बट हम अगर क्रॉस करने लगेंगे कि ये चीज़ नहीं आएगी, कि ये नेगेटिव वे में आ रही है या पॉजिटिव वे में आ रही है, अगर हम ये चीज़ समझने लगेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें इन और आउट करना है और कौन सा आंसर राइट आता है, ठीक है। तो जैसे कि ये तो आएगा नहीं, व्यक्तिगत समायोजन, पर्सनल एडजस्टमेंट। तो लर्निंग क्या हम इसलिए करते हैं कि हमें पर्सनल एडजस्टमेंट हो, हमारी व्यक्तिगत समायोजन कर पाएँ, तो ये भी नहीं आएगा। सामाजिक व राजनीतिक चेतना, अब सोशल और पॉलिटिकल अवेयरनेस, तो ये भी हमारा अधिगम का मेन लक्षण ये नहीं हो कि व्यवहार में परिवर्तन होगा। क्या होगा? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, कि हम अपने व्यवहार को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं दूसरों के अकॉर्डिंग, दूसरों के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी, ठीक है। तो मैंने इसी तरीके से आपको बताया कि आपको क्वेश्चंस को इन और आउट करना आना चाहिए। देन आपका 6th क्वेश्चन आता है, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई बार क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा जाता है और आप पॉजिटिव वे में आंसर दे आते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए कि ये नेगेटिव में पूछा गया है या पॉजिटिव वे में पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर इस तरीके से भी घुमाता है आपको कि कहीं आपसे नेगेटिव वे में आंसर पूछ लेगा, कहीं आपसे पॉजिटिव वे में आंसर पूछ लेगा, और आप घूम जाएंगे कि आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि हम क्या होते हैं ना, कई बार क्या होता है हमारे अंदर, हम जब पेपर देने जाते हैं सभी के अंदर होता है ऐसा कि सबको ऐसा लगता है, अगर कोई क्वेश्चन हमने पढ़ लिया और हमें लगा कि हाँ अरे इसका आंसर तो मुझे आता है, फटाफट उसका आंसर राइट करने लगते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पूछा नेगेटिव वे में, हम पॉजिटिव वे में आंसर लगा के आ जाते हैं। तो ये गड़बड़ी बिल्कुल ना करें, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पूर्वक पढ़ें फिर आंसर दें। तो इसमें क्या पूछा है, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है। तो गलत कथन कौन सा होगा? वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, या इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद और मस्तिष्क के संवेदनात्मक भावनाएं। तो गलत कथन कौन सा होगा वंशानुक्रम के उसमें संदर्भ में, बताइए बताइए। थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, अब क्वेश्चन को करने की कोशिश किया कीजिए। व्हाट इज द राइट आंसर?
इंग्लिश में भी मैं आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ देती हूँ. व्हाट इज रॉन्ग अबाउट हेरिडिटी इन फॉलोइंग स्टेटमेंट. हेरिडिटी डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड. हेरिडिटी जो होती है वो लिंग निर्धारित करती है. इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टूवर्ड्स फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन. यह सारी संगठन महत्वपूर्ण योगदान देती है. इट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द बर्थ ऑफ ट्विंस. यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है. या इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद की मस्तिष्क की संवेदनाएं, भावनाएं. या इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट, एटीट्यूड, लाइक्स, डिसलाइक एंड इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड. तो व्हाट इज द राइट आंसर. बताइए विच इज द राइट आंसर. तो राइट आंसर इज फोर्थ. इट इंक्लूड इंटरेस्ट, एटीट्यूड, लाइक, डिसलाइक एंड इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड. मतलब इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनाएं, भावनाएं होती हैं. ठीक है, तो ये जो है गलत कथन है. देन नेक्स्ट पे आते हैं 7 क्वेश्चन. समावेशी विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है. समावेशी. ठीक है, सो क्या आएगा बताइए. कि समानता की भावना का विकास, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की आत्मीयता की भावना का विकास, या विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना. क्या है, क्या आंसर आएगा इसका. Which statement is wrong about inclusive school setting? Develop feeling of equality, develop positive self-esteem, develop inferiority complex within the children with special need, boost the moral of special children. ना विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना. So what is the right answer? थर्ड, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की में आत्मीयता की भावना का विकास. गलत कथन पूछा है ना, इसलिए थर्ड इज द राइट आंसर. ये देखिए कई बार हम ये भूल जाते हैं इसमें गलत पूछा है सही पूछा है. तो गलत पूछा है तो हमें थर्ड आंसर लगाना है. ओके, देन 8th क्वेश्चन पे आते हैं. तो 8th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है. तो रचनात्मक आकलन मीन्स फॉर्मेटिव असेसमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट. फर्स्ट है तत्कार्य मीन्स असाइनमेंट, मौखिक प्रश्न, ओरल क्वेश्चन, अवधि परीक्षा, टर्म टेस्ट, क्विज एंड गेम्स, प्रश्न व खेल. बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर फॉर्मेटिव असेसमेंट का. सो द राइट आंसर इज, बताइए, कि रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है पूछा गया है. प्लीज़ ये ज़रूर ध्यान दें कि क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछ रहे हैं आपसे या नेगेटिव वे में पूछ रहे हैं. थर्ड, टर्म टेस्ट, अवधि परीक्षा. ठीक है, नेक्स्ट है आपका 9 क्वेश्चन. विज्ञान में मूल्यांकन पूर्णतः वैज्ञानिक तथा बहुविकल्पीय परीक्षण होना चाहिए. विद्यार्थी की क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए. सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए. ये केवल विषय व प्रत्ययों को शामिल करें तथा प्रक्रिया व अभिवृत्ति को छोड़ दें. बताइए विज्ञान का मूल्यांकन किस तरीके से करना चाहिए. इवैल्यूएशन इन साइंस शुड कंसिस्ट एंटायरली ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इन ऑर्डर टू बी स्ट्रिक्टली साइंटिफिक, शुड कम ओनली इन द एंड ऑफ प्यूपल एक्टिविटीज. सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए. शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज. केवल विषयों व प्रत्ययों को शामिल करें तथा प्रक्रिया व अभिप्रक्रिया को छोड़ दें. मतलब शुड इंक्लूड ओनली कंटेंट एंड कॉन्सेप्ट और ओमिट प्रोसेस एंड एटीट्यूड. तो व्हाट इज द राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर. इसका राइट आंसर होगा सी, सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए विज्ञान में मूल्यांकन. ओके, देन नेक्स्ट, चिंतन अनिवार्य रूप से एक है. 10th क्वेश्चन, क्रियात्मक गतिविधि, भावात्मक विचार, संज्ञात्मक गतिविधि या मनोगतिक प्रक्रिया. थिंकिंग इज एसेंशियली अ कॉग्निटिव एक्टिविटी, एन अफेक्टिव बिहेवियर, अ कॉग्निटिव एक्टिविटी, अ साइकोमोटर प्रोसेस. क्या है चिंतन अनिवार्य रूप से. व्हाट इज द राइट आंसर, क्या होगा. अ कॉग्निटिव एक्टिविटी होगा, एक क्रियात्मक गतिविधि. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं. 11th क्वेश्चन, बुद्धि समावेश करती है अपसारी चिंतन का, अभिसारी चिंतन का, समालोचित चिंतन का या विचारशील चिंतन का.
इंटेलिजेंस इंक्लूड डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग? बताइए। अभी सारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग, ओके, बुद्धि समावेश करती है कन्वर्जेंट थिंकिंग को। देन नेक्स्ट है मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत, द फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी वॉज गिवन बाय कर्ट लेविन, C.T. मॉर्गन, लियोन फेंस्टिगर या हेनरी गोडार्ड ने? किसने दिया क्षेत्रवादी सिद्धांत? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कर्ट लेविन इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13, दुर्बलीकरण बाधा है शारीरिक स्तर पर, कार्यात्मक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर या शैक्षिक स्तर पर? इम्पेयरमेंट इज डिस्टर्बेंस एट बॉडीली लेवल, फंक्शनल लेवल, सोशल लेवल या एजुकेशनल लेवल? किस में बाधा होगी बताइए। दुर्लभीकरण किस में बाधा होगी बताइए। फंक्शनल लेवल, कार्यात्मक स्तर पर। ओके, देन 14 है पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? क्या पूछा है? पद संवेगात्मक, ठीक है। द टर्म इमोशनल रिवोल्यूशन इज क्लोजली एसोसिएटेड विद शैशवावस्था से, इन्फेंसी से, बाल्यावस्था चाइल्डहुड, किशोर अवस्था एडोलसेंस या फिर प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड? किससे जुड़ा हुआ है संवेगात्मक क्रांति? इमोशनल रिवोल्यूशन कौन सी एज में होता है बताइए। द राइट आंसर इज किशोर अवस्था, एडोलसेंस में। ओके, देन आज का लास्ट क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम निम्न है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, SW लिख देती हूँ, होमवर्क क्वेश्चन है। प्लीज़ रिप्लाई आंसर जरूर किया कीजिए, इससे मुझे समझ में आएगा कि आप कितना वीडियो देख रहे हैं, कितना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ रिप्लाई कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कैसे लगे आज के क्वेश्चन वो भी बताइएगा, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस और करवाऊँ अच्छे से वो भी बताइएगा, सजेशन भी दिया कीजिए और अप्रिशिएट भी किया कीजिए प्लीज़। एंड अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है लर्निंग विद खुशबू को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड मेरे इंस्टा से जुड़ जाइए। वहाँ पर मैंने नोट्स के बारे में भी काफ़ी चीज़ें बताई हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा। जो बच्चे नोट्स के रिगार्डिंग मेरे से पूछना चाह रहे थे तो वो इंस्टा आईडी में मेरे देख लीजिएगा, लर्निंग विद खुशबू के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है। ओके, तो चलिए बस आज की क्लास में इतना ही, कल और मिलेंगे इन्हीं और क्वेश्चनों के साथ। ओके, बाय।